हेलो बच्चों, आज अपन वंशागति का अनुवांशिक आधार अपने चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। उसको आगे अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। आज अपन ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इसके मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। तीसरा वीडियो है वंशागति का आणविक आधार। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ में आना जरूरी है। बहुत भारी भी चैप्टर है अनुवांशिक आणविक आधार। तो जो वंशागति है उसका आणविक सिद्धांत है चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 6। इसमें एक्चुअल में क्या है कि अपन ने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्वेश्चन आता है। आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन सीधा से पूछा जाता है, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, या पूछा जाता है इसका अपवाद क्या है। ठीक है, तो अपने को पूछा गया कि भाई आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है और इसका अपवाद बताओ। तो अपन सबसे पहले बताते हैं आणविक जीव विज्ञान का सिद्धांत है, जो केंद्रीय सिद्धांत है वो दिया था क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक था क्रिक, उस वैज्ञानिक ने आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत दिया था। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसका आणविक जैव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया? क्रिक ने। क्रिक ने बताया कि अनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है। इस वैज्ञानिक ने बताया कि अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। इन्होंने सबसे पहले बताया डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, इसको कहते हैं प्रतिकृतिकरण। एक छोटी मोटी परिभाषाएं याद करनी है। डीएनए से डीएनए बनता, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिकृतिकरण कहते हैं, यानी रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनता, उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर डीएनए से बनता है आरएनए, उसका नाम है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ये परिभाषाएं याद करनी है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अनुलेखन क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुवादन, ट्रांसलेशन। तो ये क्या है? ये एक दिशा में प्रवाहित होता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है मेरे प्यारे बच्चों। 3 परिभाषा बन गई, 3 छोटे छोटे सवाल बन गए। सबसे पहले आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? अनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी अनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है, इसको कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। डीएनए से डीएनए बनता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रतिकृतिकरण, रिप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको कहा जाता है अनुलेखन, ट्रांसलेशन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको कहा जाता है अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी परिभाषाएं। अब समस्या ये आती है कि आपको इसका अपवाद बताना है। तो कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस यानी जिनमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। वे वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, वे वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा। कोई भी वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? आरएनए होगा, उसको अपन कहते हैं रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उसको क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें आरएनए से डीएनए बनता है। उनमें आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए से फिर क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन। तो इस तरह से क्या हुआ है? आरएनए से बना है डीएनए, उल्टा हुआ है। यानी यहाँ पे डीएनए से आरएनए से क्या बना है? डीएनए, फिर डीएनए से वापस आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनता, उसको तो कहते हैं अनुलेखन। और एमआरएनए से वापस क्या बनता है? डीएनए बनता है। पहले एमआरएनए से डीएनए बनता है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन। ये परिभाषा याद करनी है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है mRNA से क्या बनेगा, डीएनए। mRNA से डीएनए बनेगा, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रेट्रोवायरस के एग्जाम्पल है, जैसे HIV वायरस जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो सबसे पहले आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, इसका अपवाद बताओ। तो आप बताओ कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है, क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसने बताया अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि अनुवांशिक सूचनाएं इस क्रम में फ्लो होती है। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है उसकी सूचनाएं एमआरएनए बन के किस में आती हैं, इस कोशिका गर्भ में आती है। एमआरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में हुआ है। तो आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, यह आपको बताना है, क्रिक ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। ये एक दिशा में प्रवाह होता है। इस नियम को अपने को ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाता है। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, ये जैसे विषाणु है, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। इस आरएनए से डीएनए बनता है, इस आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इस डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन आरएनए बन के। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि व्युत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन हो गया, व्युत्क्रम अनुलेखन हो गया है। अब ये परिभाषा पूछी जाती है, अनुलेखन किसे कहते हैं, अनुवादन किसे कहते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो तीनों परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब अपने एक सवाल तो ये हो गया आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, दूसरा क्या इसका अपवाद। तो इसका अपवाद है HIV वायरस, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। HIV वायरस को अपन जानते ही हैं, पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ये क्या है, ये एक्चुअल में आपको बताना है HIV का पूरा नाम है। तो HIV वायरस का जैसे ही पूरा नाम पूछा आपने बताया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये ध्यान रखना अपने को। अपवाद पूछा जाता है तो जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा वो इसका अपवाद होगा। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, उसमें एक नया टॉपिक अपने सामने, वंशागति का आणविक आधार में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंशागति का आणविक आधार में। जो क्रोमेटिन दिखाई देता है आपको, ये क्रोमेटिन दिखाई देता है। इस क्रोमेटिन में आपको दो तरह के भाग दिखाई देते हैं। एक तो आपको इस तरह का दिखाई देता है जो गहरा अभिरंजित होता है, और एक हल्का अभिरंजित भाग दिखाई देता है। ये गहरा अभिरंजित है और ये हल्का अभिरंजित है। जो गहरा अभिरंजित होता है, जब इसको एसिटोकार्बीन से अभिरंजित किया जाता है, जब इसको एसिटोकार्बीन से अभिरंजित किया जाता है, तो इसमें दो तरह के अभिरंजित भाग दिखाई देते हैं। एक गहरा अभिरंजित भाग दिखाई देता है, क्रोमेटिन का गहरा अभिरंजित भाग दिखाई देता है, और एक हल्का अभिरंजित भाग दिखाई देता है। अब सवाल आपके परीक्षा के अंदर जो आता है उसका नाम होता है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर बताओ। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर बताओ। तो मैं आपको 3-4 अंतर बता देता हूं, आपको याद रखने बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में। ठीक है, सबसे पहले तो जो गहरा अभिरंजित भाग होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। गहरा अभिरंजित भाग होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। आपको दिख रहा है ये गहरा अभिरंजित है, जो गुच्छे के रूप में ऐसे या यूं है, इसका नाम तो है हेट्रोक्रोमेटिन। और जो ऐसे हल्का हल्का है उसका नाम है यूक्रोमेटिन। ये हल्का अभिरंजित होता है। तो सबसे पहला अभिरंजित का आधार पर आप बता सकते हैं अंतर। फिर उसके बाद आपको बताना है हेट्रोक्रोमेटिन निष्क्रिय भाग होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा भाग होता है, निष्क्रिय भाग होता है। और यूक्रोमेटिन कैसा भाग होता है, सक्रिय भाग होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण,
नहीं होता। इसमें ये निष्क्रिय भाग है तो इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। इसमें डीएनए का क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। इसमें डीएनए का क्या होगा, प्रतिकृतिकरण होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में समझाओ। तो ये गहरा अभिरंजित भाग है उसका नाम हेटेरोक्रोमेटिन है, और हल्का अभिरंजित भाग है उसका नाम क्या है, यूक्रोमेटिन। ये निष्क्रिय भाग है तो इसका प्रतिकृतिकरण क्या होगा, नहीं होगा। ये सक्रिय भाग है तो इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। यानी जो सूचनाएं होती हैं, जो अनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, वो किस में पाई जाती हैं, वो यूक्रोमेटिन में पाई जाती है। और इसमें क्या होगा, अनुवांशिक सूचनाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय भाग है। कैसा भाग है, ये एमआरएनए के निर्माण में अपना योगदान कम देता है। ये एमआरएनए के निर्माण में अपना योगदान कम देता है, ये एमआरएनए का निर्माण अधिक करता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, परीक्षा में आता है। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर बताओ। तो अपन कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन गहरा अभिरंजित है और यूक्रोमेटिन हल्का अभिरंजित है। फिर उसके बाद ये निष्क्रिय भाग है, ये सक्रिय भाग है। ये इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। इसमें अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं, इसमें अनुवांशिक सूचनाएं नहीं पाई जाती। इसमें अधिकांश जो अपन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो पुनरावर्ती क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं, पुनरावर्ती क्रम में होते हैं। और इसमें आपको बताना है पुनरावर्ती क्रम में नहीं होते न्यूक्लियोटाइड्स, ये डिफरेंट होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए पैकेजिंग। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी पैकेजिंग बता रहे बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना होगा न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दो तरह की कोशिकाएं उनके नाम बताने हैं। एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक का नाम होता है यूकैरियोटिक कोशिका। दो तरह की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दो तरह की कोशिकाएं होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब होता है आसीम केंद्री, हिंदी में इसका नाम होता है आसीम केंद्री कोशिका, और इसका नाम होता है सासीम केंद्री। दो तरह की कोशिका, आसीम केंद्री और सासीम केंद्री। ठीक है, आसीम केंद्री है, इसका उदाहरण है जीवाणु। क्या है, जीवाणु है माइकोप्लाज्म में। क्या है, जीवाणु है माइकोप्लाज्म में, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप और जंतु, पादप और जंतु। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपने क्या देखा कि भाई ये जीवाणु कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली होती नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है। क्या होती है, केंद्रिका भी नहीं होती है। ये आपको अंतर आना चाहिए बच्चों, अगर बायोलॉजी है आपके तो। सबसे पहले तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, फिर केंद्रिका भी नहीं होती है, केंद्रिका का अभाव होता है। फिर इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, उस डीएनए में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें जो केंद्रक, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो कोशिका में इस तरह से मुक्त रूप से फैले होते हैं, कोशिका में इस तरह से मुक्त रूप से फैले होते हैं ये। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ कोशिका मुक्त रूप से फैला होता है, और अनुवांशिक पदार्थ आप जानते हो डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। डीएनए एक ऋण आवेशित अणु होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित अणु होता है। ये धनावेशित प्रोटीन के साथ, डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है, ये धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। ये किसके साथ जुड़ा होता है, धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, और एक संरचना बनाता है। उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या नाम होता है, न्यूक्लियोइड नाम होता है। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है, डीएनए ऋण आवेशित है, वो धनावेशित प्रोटीन के साथ जुड़कर संघनित रहता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहते हैं, इसमें यूं मुक्त रूप से फैला होता है, लेकिन वो क्या होता है, कोशिका में थोड़ा बहुत संघनित होता है और संरचना बनाता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड।
ठीक है। आपको पता ही अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने। एक वैज्ञानिक था अनुवांशिक पदार्थ का खोज करने वाला, जिसका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी मवाद कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका के अंदर? मवाद कोशिका के अंदर। और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि ये मवाद कोशिका के केंद्रक से खोजा गया था। ठीक है। आपसे पूछा जाता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीएनए या आरएनए। कभी भी आपसे पूछे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए और आरएनए है। अनुवांशिक पदार्थ है उसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के दो एग्जाम्पल है, डीएनए और आरएनए। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? डीएनए और आरएनए दो प्रकार का होता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी मवाद कोशिका के अंदर। इसकी खोज तो 1869 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद में क्या आई थी? वैज्ञानिक के पास तकनीक नहीं थी, और 1853 के अंदर वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की पूरी संरचना समझाई थी। तब तक ये न्यूक्लिक अम्ल है वो ज्यादा ज्ञात नहीं हुआ था। ठीक है। तो अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके उदाहरण जीवाणु। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए कोशिका में मुक्त रूप से फैला होता है। चूंकि डीएनए ऋणांशित अणु है, वो धनांशित प्रोटीन के साथ क्या होता है? जुड़ता है, और जुड़कर क्या करता है? एक संरचना बनाता है। उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? तो इसमें केंद्रक का जगह क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब हमारी बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताना, इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है? पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के बाद में दूसरा पॉइंट बताओ, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, जो क्रोमेटिन है, वो क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए किसके साथ जुड़ा होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका मेन डिफरेंट आपको मैंने बता दिया है कि इसके अंदर क्या है? जीवाणु है, माइकोप्लाज्म है, ये असीम केंद्रीय कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका मुक्त रूप से फैला रहता है, और ये डीएनए चूंकि ऋणांशित अणु है, ये क्या होता है? धनांशित प्रोटीन के साथ जुड़ता है और न्यूक्लियोइड बनाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्र झिल्ली पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है, और अनुवांशिक पदार्थ है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब मनुष्य की कोशिका है, उस मनुष्य की कोशिका के अंदर जो डीएनए है, मनुष्य की कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, उसकी लंबाई लगभग आपको बताना है कि 2.2 मीटर होती है। डीएनए इतना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अब प्रत्येक कोशिका है, उसका केंद्रक है, उसके अंदर डीएनए होता है, और केंद्रक का व्यास 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। यानी केंद्रक है वो बहुत ही छोटा है, केंद्रक बहुत छोटा है, और उसके अंदर क्या है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ सकता है? तो अपन इस डीएनए की पैकेजिंग समझेंगे, यानी न्यूक्लिक अम्ल की पैकेजिंग समझेंगे। आप जानते हो आपके पास में अगर ये जैसे इस तरह की गड़गड़ी हो, तो आप इसको आराम से क्या है, कितना ही लंबा डोरा हो उसको इसके ऊपर लपेट सकते हो। वैसे इसके अंदर केंद्रक का व्यास बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁶ का मतलब है ये आपको बिंदी दिख रही है उससे भी छोटा। इसके अंदर आपको 2.2 मीटर लंबा डीएनए डालना है। तो ये डीएनए इस तरह से क्या होता है? इस तरह से ये कुंडलित होता है। कैसा होता है? इस तरह से ये कुंडलित होता है, तब इसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए आ सकता है। तो ये आपको इसमें मैं ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपसे पूछा कि मनुष्य कोशिका में डीएनए कितना मीटर लंबा होता है? 2.2। आप इसको आराम से ज्ञात कर सकते हो कि एक जो दो, जैसे अपन कह रहे हैं, दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है 0.34 नैनोमीटर। क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है। अब मनुष्य के अंदर बहुत सारे क्षार युग्म होते हैं, 6.6 × 10 की घात अपन कह सकते हैं
-9। इतने सारे क्या होते हैं, 10 की घात अपन कह सकते हैं 6.6 × 10 की घात 9, ये इतने सारे इसमें क्षार युग्म है। अब अपन इसको इससे गुणा करेंगे 2.2 मीटर आ जाएगा, तो बहुत सारा लंबा डीएनए होता है। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए, इसकी पैकेजिंग अपन समझते हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है। डीएनए कैसा है, एक ऋण आवेशित अणु होता है। और ये किसके ऊपर लिपटा होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन H1, H2, H3 और H4, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। H2 के दो रूप है, H2A और H2B, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होते हैं। H1, H2, H2B, इनके अंदर क्या होता है, लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होता है। और H3 और H4 के अंदर आर्जिनिन एमिनो अम्ल अधिक होता है। अपन कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अपने को सवाल ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल अधिक होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक होते हैं। ये जो H2 हिस्टोन प्रोटीन है, उसकी दो इकाइयां H3 है, H2A की दो इकाइयां और H2B है, उसकी भी दो इकाइयां, और H3 और H4 और H4, ये इस तरह से क्या होती है, इनकी दो दो इकाइयां, इसकी दो इकाई, इसकी दो इकाई, इसकी दो इकाई और इसकी दो इकाई, ये आपस में जुड़कर क्या करती है, एक संरचना बनाती है। उस संरचना का नाम होता है ऑक्टामर। क्या नाम होता है, ऑक्टामर इसकी संरचना का नाम है। इसकी दो दो इकाइयां, इसके दो दो इस तरह से क्या होती है, गोल गेंद जैसी संरचनाएं होती हैं। इनकी दो दो इकाइयां जुड़ी होती हैं और एक संरचना बनाती है ऑक्टामर। इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए पैक होता है। डीएनए इस तरह से यूं कुंडलित होता है, ठीक है। इस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए क्या होता है, कुंडलित होता है, और इस संरचना का नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको बताना है कि ये एक तो क्या है, डीएनए है जो कि कुंडलित है, और दूसरा क्या है, दूसरा इसके अंदर आपको बताना ऑक्टामर है। ऑक्टामर और ये न्यूक्लियस डीएनए दोनों मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम है, इसके अंदर एक तो आपको गोल गोल संरचनाएं दिख रही है, वो ऑक्टामर है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर डीएनए। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि डीएनए कैसा है, ऋण आवेशित प्रोटीन है, और हिस्टोन कैसा है, धन आवेशित प्रोटीन है। धन आवेशित और ऋण आवेशित के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि ये जो इसके कुंडलन है, इसके ऊपर ये कुंडलित है, ये डीएनए, इसके कुंडलन खुल सकते हैं, इसलिए H1 प्रोटीन होता है, ये इसके ऊपर यूं जमा रहता है। ये H1 प्रोटीन इसके ये कुंडलन है, इसको खुलने से रोकता है। तो आपने क्या बताया, आपने बच्चों ऐसे बताया है कि ये अपन एक न्यूक्लियोसोम है, उसको देख रहे हैं, इसमें ये क्या ऑक्टामर है, इसमें ये 8 क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। 8 के कौन से हैं, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, और इसके ऊपर क्या है, ये लिंक, ये डीएनए है, ये इस तरह से डीएनए है, ठीक है। एक और ये ऑक्टामर है, क्या है, एक और ऑक्टामर है, इसमें भी 8 क्या हिस्टोन प्रोटीन्स है, और ये क्या है, इसके ऊपर ये कुंडलित डीएनए। फिर एक ये और ऑक्टामर है, इसके ऊपर ये क्या है, ये इस तरह से कुंडलित डीएनए। अब अपन कह रहे हैं एक ये डीएनए इससे जुड़ा हुआ है, एक डीएनए इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये क्या है, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम। अब इनके कुंडलन नहीं खुले, इसलिए इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन होता है, H1 प्रोटीन होता है। सवाल आता है H1 प्रोटीन क्या करता है, इनके कुंडलन को खुलने से रोकता है, ये सवाल ध्यान रखना है।
फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, सवाल आता है तो डीएनए और ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर किस किस के मिलने से बना होता है, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बना होता है, H2A, H2B, H3 और H4 इनके मिलने से बना होता है। अब सवाल आता है कि ये क्या है, ऑक्टामर है जो न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम बन रहा है, ये न्यूक्लियोसोम बने होते हैं। इन दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आपको डीएनए दिख रहा है, उस डीएनए को अपन कह रहे हैं लिंकर डीएनए, उसको अपन क्या कहते हैं लिंकर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए में लगभग क्या होते हैं 60 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, या अपन कह सकते हैं लगभग अपन 54 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इसके अंदर, 54 जोड़ी। और इसके अंदर क्या होते हैं 100 अपन कह सकते हैं 44 के आसपास नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 144, 150, 160 तक हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों मिलाकर ये न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 200 नाइट्रोजन क्षारक वाला डीएनए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसोम क्या करता है, ये सवाल आता है, ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के ऊपर आपको ऐसे बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, क्रोमेटिन के ऊपर ये बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, इस तरह से ये बीड्स यानी छोटे छोटे मोती दिखते हैं। क्रोमेटिन पे बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, जो मोती जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको आपको बताना है। इनको कहा जाता है, ये क्रोमेटिन के ऊपर इनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। अभी तो आपके ये बताया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, ये 6 ऑक्टामर मिलते हैं। कितने ऑक्टामर मिलते हैं, 6 ऑक्टामर में। एक ऑक्टामर ये जैसे एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनोइड। क्या होता है, सोलेनोइड। ये आपके दिए नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, कि न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं और एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है सोलेनोइड। ये सोलेनोइड आपस में क्या होते हैं, संघनित होते हैं और बनाते हैं क्रोमेटिन्स। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन हो गए, याद हो जाएगा आपको क्रोमेटिन कि क्रोमेटिन्स के ऊपर बीड्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। आपके 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है कि क्रोमेटिन्स के ऊपर जो मोती जैसी संरचनाएं यानी बीड्स जैसी संरचनाएं दिखती हैं, उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैन इसमें थोड़ा थोड़ा हो गया। तो इस तरह से आपको बताना है कि एक्चुअल में हिस्टोन अष्टक क्या है। एक सवाल पूछा जाता है, आपके 2-3 सवाल इसमें सबसे पहले बनते हैं कि हिस्टोन अष्टक क्या है। तो नाम से ही पता चल जाएगा कि हिस्टोन अष्टक क्या है। हिस्टोन अष्टक आप बता दोगे 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये इसके H2 के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2, 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ते हैं और एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना का नाम होता है हिस्टोन अष्टक। ठीक है, अगला सवाल आता है हिस्टोन प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। तो हिस्टोन अमीनो अम्ल के अंदर, हिस्टोन के अंदर आर्जिनिन और लाइसिन इनकी अधिकता होती है। आर्जिनिन और लाइसिन की अधिकता होती है, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। अगला सवाल आता है हिस्टोन कैसा है, धनावेशित है, ऋण आवेशित है। तो आपको बताना ये धनावेशित प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल की 5 श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, धनावेशित। अगला सवाल आता है डीएनए ऋण आवेशित है, धनावेशित है। तो आपको तुरंत दिमाग क्लियर करना है, PO4-3 ध्यान रखना है, डीएनए में होता है, इसलिए डीएनए कैसा है, ऋण आवेशित अणु है। फिर आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर और डीएनए होता है। ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है, डीएनए लिपटा होता है। ठीक है, अब आपको पूछा जाता है ये डीएनए है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ है, इसके कुंडलन खुलते क्यों नहीं है। तो कौन सा प्रोटीन है, H1 है, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी एक सवाल ये भी बनता है कि हिस्टोन प्रोटीन है, ये सॉरी ये जो अपन ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन देख रहे हैं, उसमें बिट्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसका कारण क्या है, न्यूक्लियोसोम है। क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के कारण ये क्या होती है, बिट्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। अब इसमें जब और भी देखा जाता है तो इस क्रोमेटिन के अंदर, अब मनुष्य का जो क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है 90%। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है 90% क्रोमेटिन के अंदर, 10% इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है।
10% इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। आरएनए और अब पूछा जाता है क्रोमेटिन में क्या होता है, मेन क्रोमेटिन में होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन आरएनए भी पाया जाता है जो 10% होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। बच्चों अपन आपके सामने एक अनुवांशिक रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है, उसके लेके आए हैं। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था कि अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। तो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। छोटा सवाल पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग समझाओ। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपन खेल खेल में इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको यह टॉपिक याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको रूपांतरण प्रयोग समझना है। तो जो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग था ये 1928 में किया था ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने। अब मनुष्य को निमोनिया होता है, वैसे चूहे को भी निमोनिया होता है। तो चूहे को जो निमोनिया होता है उसका कारण है एक विशेष प्रकार का जीवाणु जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक जीवाणु है। कई बुक्स में डिप्लोकोकस भी लिखा होता है। डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ही बात है। इसके कारण निमोनिया चूहों को हो जाता है। चूहों को रोग हो गया निमोनिया। कौन सा हो गया? निमोनिया रोग हो गया। तो अपन कह रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ, 1928 की बात है। चूहे के ऊपर उसने प्रयोग किया था ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट ग्रिफिथ जी ने। इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो निमोनिया होता है, इस निमोनिया के दो प्रभेद होते हैं। एक का नाम होता है एस और दूसरे का नाम होता है आर सेकेंड और एस थर्ड। ठीक है, ये याद रखना है, आर सेकेंड और एस थर्ड। जो आर है और एस है, एस होता है, एस का मतलब स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ, यानी इसकी जो भित्ति है, जो इसकी भित्ति होती है वो चिकनी होती है। कैसी होती है? इसकी भित्ति चिकनी होती है। आर का मतलब रफ। इसकी भित्ति कैसी होगी आपको बताना है। इसकी भित्ति अपन थोड़ी बनाते हैं ऐसे खुरदरी खुरदरी। रफ मतलब इस तरह से खुरदरी खुरदरी इसकी भित्ति होती है। इसकी भित्ति होती है रफ यानी खुरदरी। ठीक है, रफ भित्ति है। अब ये एस थर्ड स्मूथ है। इसकी भित्ति बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। इसकी बनी होती है पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये ध्यान रखना अपने को, यानी इसकी भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। इसकी भित्ति भी पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। ये चिकना है, मतलब चिकनी भित्ति है, लेकिन इसकी विशेषता है ये उग्र है। कैसा है? उग्र है, यानी ये शरीर में प्रवेश करता है और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। ये अनुग्र है, नॉन वायलेंट है। कैसा है? नॉन वायलेंट है। तो नॉन वायलेंट का मतलब ये अनुग्र है, इससे रोग उत्पन्न नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, अपन इंग्लिश भी यूज कर लेते। थोड़ी थोड़ी कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के वीडियो देखते हैं तो शिकायत करते हैं, सर ये आपने बिल्कुल इंग्लिश ही कहा, मैंने ली है। तो अपन इंग्लिश भी बोल देते हैं थोड़ा साथ में। आप लोग हिंदी वाले भी एडजस्ट करो, इंग्लिश वाले कर रहे हैं जैसे। तो ये क्या है? ये है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर 1928 के अंदर चूहा है, चूहे के ऊपर स्टडी की और उसने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। उसने एक शुरुआत कर दी। क्या कर दी? एक शुरुआत कर दी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, डिप्लोकोकस निमोनी, उससे निमोनिया होता है चूहे को। निमोनिया है, उसके दो प्रभेद होते हैं। इस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के दो प्रभेद होते हैं। किसके? इसके दो स्ट्रेन होते हैं, यानी दो प्रभेद होते हैं। एक का नाम होता है एस थर्ड और एक का नाम होता है आर सेकेंड। जो एस थर्ड है वो उग्र होता है, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। आर सेकेंड होता है, उसकी कोशिका भित्ति है। जो इसकी कोशिका भित्ति है वो आपको बताना है एक्चुअल में क्या है, रफ है। कैसी है? बेचारे की कोशिका भित्ति रफ है।
लेकिन ये क्या है, रोग उत्पन्न नहीं करता है। अब आप देखते हो रब चीज पे आप फिसलते हो, मर जाते, मरते क्या है, लग जाती है पैर पे, चिकनी सतह पे गिरते हैं, कुछ नहीं होता है। या उल्टा याद रखना है तो ये क्या है, तीसरे स्थान पे आता है। एक तो कमजोर है, एक इसकी कोशिका भित्ति है वो चिकनी है, लेकिन फिर ये रोग उत्पन्न करता है, यानी वायलेंट है। कैसा है, वायलेंट है, हिंसक है। कैसा है, हिंसक है। ये बेचारा अनुग्रह नॉन वायलेंट है, सेकंड आता है, सीधा है, ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति भी खुरदरी है। लेकिन इसके याद रखने का तरीका इसको ऐसे, आपसे पूछा कि आज सेकंड है, थर्ड में आप कंफ्यूज हो गए, बार बार आपके मन में आया कौन सा उग्र है कौन सा अनुग्रह है, तो आप सोचते हो कि इसकी कोशिका भित्ति तो चिकनी है, इसका मतलब ये क्या है, चिकनी है, इसका मतलब ये उग्र है। कैसा है, नाम का उल्टा है। कैसा है, ये थर्ड आता है, लेकिन क्या है, कमजोर होगा, तो कमजोर होगा इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा नकटा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये होशियार है। लेकिन ये कैसा है, ये बिल्कुल अनुग्रह, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। सेकंड मतलब अनुग्रह, थर्ड मतलब उग्र। अब अपन क्या करते हैं, ग्रिफिथ भाई साहब ने कैसे प्रयोग किया। सबसे पहले पहला पॉइंट, सबसे पहले उसने क्या किया, एक इंजेक्शन के अंदर 8 सेकंड को भरा। 8 सेकंड को किसमें भरा, सुई के अंदर भरा। ये सुई है, इसमें भरा। इस विषाणु को, इस बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस, उसको सुई के अंदर भर लिया। और फिर ये सुई है वो चूहे को लगा दी। किसको लगा दी, ये चूहा है उसको सुई लगाई। चूहा नहीं मरा, चूहे के कुछ नहीं हुआ। अपन ने कहा इसका मतलब ये 8 सेकंड क्या है, अनुग्रह। फिर उसके बाद इन्होंने प्रयोग नंबर 2 किया। एस थर्ड है, उसको सुई में भरा इंजेक्शन में, और चूहे बेचारे को लगा दिया। चूहा मर गया। क्या हो गया, मर गया। अब अपन क्या करते हैं, वापस एस थर्ड को लेते हैं। वापस किसको करेंगे, एस थर्ड को लेंगे। क्या करेंगे, लेकिन उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, ये मर्द हो जाएगा। एस थर्ड क्या हो जाएगा, मर्द हो जाएगा। फिर इसको चूहे में प्रवेश करवाएंगे। चूहा नहीं मरेगा, चूहा नहीं मरा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब एस थर्ड था, उसको अपन ने मर्द प्रवेश करवाया। मरे हुआ क्या मारेगा, ये आपने डायलॉग सुना होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस थर्ड है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया। एस थर्ड मर्द प्राय हो गया, मरे हुए के समान। फिर उसके बाद में उन्होंने 8 सेकंड है उसको मिक्स किया। क्या किया, 8 सेकंड को मिक्स किया। इन्होंने अपन ने कौन सा पेन काम में नहीं दिया, अपन ने लाल पेन काम में नहीं दिया। वापस इसको मिटाते हैं, एक बार वापस देख लेते हैं। एस थर्ड है वो लिया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, मर्द हो गया। कौन, एस थर्ड। फिर उसके बाद इन्होंने 8 सेकंड के साथ मिश्रित किया। 8 सेकंड कैसा है, जीवित। कैसा है, जीवित। चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में प्रवेश करवाया, चूहा मर गया। क्या हो गया, चूहा मर गया। आखिर ये इस पे मातृक्षण था कि ये आखिर मरा कैसे। अपन ने तो एस थर्ड था जो कि अनुग्र था, उग्र था, लेकिन उसको मर्द प्राय करके चूहे के अंदर डाला, चूहा मर गया। अब अपन भी क्या है, होशियार है। क्या है, होशियार है। अपन पता करके छोड़ेंगे। अपन ने तो क्या, ग्रिफिथ भाई साहब ने पता किया, उन्होंने किया ब्लड टेस्ट। क्या किया, इस मरे हुए चूहे का ब्लड टेस्ट किया। चूहे का भी कोई ब्लड टेस्ट करता है, कर लिया। तो इसके ब्लड के अंदर 8 सेकंड और एस थर्ड जीवित पाए गए। एस थर्ड जीवित पाए गए। अब आपने कहा हमने डाले तो थे मर्द, लेकिन ये जीवित हो गए। इसका मतलब 8 सेकंड था, या 8 सेकंड है। इसके अनुवांशिक पदार्थ था, उस अनुवांशिक पदार्थ ने क्या किया, जो एस थर्ड है, जो एस थर्ड है, ठीक है, एस थर्ड था। क्या था, एस थर्ड था। यानी अपन ने 8 सेकंड था, वो एस थर्ड था, उसको उसने किस में चेंज कर दिया है, यानी उसको एक तरह से जीवित कर दिया। क्या कर दिया, उसके अंदर रूपांतरण किया है और उसको एक तरह से उसमें जीवित कर दिया है। यानी कि ऐसा नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्या है, कैसे हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ। ग्रिफिथ ने ऐसे कहा कि आप थोड़ा ध्यान से इसको क्या करना, देखना।
ऐसे हुआ कि ये क्या था, एस थर्ड मर्द था। क्या था? मर्द था। लेकिन इसका अनुवांशिक पदार्थ तो है। इस अनुवांशिक पदार्थ ने 8 सेकंड को एस थर्ड में बदल दिया। यानी ये 8 सेकंड किस में बदला है? एस थर्ड में। और एस थर्ड कैसा पाया गया? जीवित। ठीक है, तो अपने क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरी तरह। अपन ने ऐसे हुआ कि ग्रिफिथ ने ऐसे बताया कि एस थर्ड था जो मर्द था, लेकिन कोई बात नहीं। इसने क्या किया कि 8 सेकंड को एस थर्ड में बदल दिया। इसको कहते हैं रूपांतरण प्रयोग। ठीक है बच्चों, थोड़ा क्या होता है, गलती हर इंसान से हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में मैं भूल गया थोड़ा सा। लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है, ऐसे भूलना नहीं है, आपको एकदम पक्का याद कर लेना। आप समझ गए होंगे कि एस थर्ड था, उसने 8 सेकंड को किसमें बदल दिया है? एस थर्ड में बदल दिया है। यानी मर्द एस थर्ड से, मर्द एस थर्ड के अनुवांशिक पदार्थ था, उसने क्या किया है, 8 सेकंड के अंदर परिवर्तन किया है। वो कैसा था? खुरदरा था, उसको कर दिया बिल्कुल चिकना। कैसा कर दिया? चिकना। और इसके ब्लड के अंदर पाए गए एस थर्ड। तो ये रूपांतरण प्रयोग है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। हेलो बच्चों, अपन जो ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है उसी को आगे अपन कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। अब ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि एस से वो आर को एस में बदलता है। ठीक है, मर्द एस है, वो आर को किस में बदलता है? एस में। अब समस्या ये आई कि आखिर किसी भी जीव के अंदर अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? किसी भी जीव में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आपके सामने अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। किसी को पता नहीं था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। ये एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, इसका ये आवरण है। ये जैसे अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर आरएनए भी है और इसके अंदर डीएनए भी है। तीनों चीजें अपने को ये सिद्ध करना है कि अनुवांशिक पदार्थ इन तीनों में से कौन है। तो एक 3 वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था एवेरी, एक का था मैक्लोइड और एक का था मैककॉर्टी। इन्होंने सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। इन्होंने 3 एंजाइम लिए, डीएनएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है, आरएनएज एंजाइम आरएनए का पाचन करता है और डीएनएज एंजाइम डीएनए का पाचन करता है। ठीक है, मतलब पाचन का मतलब उसको नष्ट करता है। तो एवेरी, मैक्लोइड और मैककॉर्टी ने क्या किया, ये जो है, ये जो एस है, मर्द एस है, इसके ऊपर सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम डाला। कोई फर्क नहीं पड़ा, एस ने आर को एस में बदल दिया। फिर आरएनएज एंजाइम डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, एस है वो आर को एस बदल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला, इसका डीएनए नष्ट हो गया और आर है वो एस में नहीं बदला। यानी आपको बताना है रूपांतरण नहीं हुआ। इसका मतलब अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, कौन कर रहा है रूपांतरण? तो उत्तर आता है डीएनए। कौन आता है? डीएनए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसको अगर नष्ट कर देंगे तो रूपांतरण नहीं होता है। आरएनए और प्रोटीन को नष्ट कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूपांतरण वैसे वैसे होता है। ठीक है, अब आपको 2 शब्द दे रखे हैं, एक दे रखा है डीएनएस, इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है डीएनएस। दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो डीएनएस का इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और इसका मतलब होता है डीएनए एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है जो डीएनए का पाचन करता है। एक एंजाइम है जो डीएनए का क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है,
एक एंजाइम है जो डीएनए का पाचन करता हो, इसका मतलब होता है एक रज्जु की डीएनए, और ये एक एंजाइम है जो डीएनए का क्या करता है, पाचन करता है। तो आपसे पूछा गया दोनों में अंतर बताओ, तो आप एज नाम देखते पहचान लोगे कि ये डीएनए का पाचन करता है और इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, तो आपसे पूछा कि अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो आप बताओगे डीएनए। आरएनए और प्रोटीन में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करे, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए एंजाइम से जब पाचन हुआ आरएनए का, तो रूपांतरण वैसे के वैसे हो रहा था। प्रोटीन से जब प्रोटीज एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन हुआ तो भी रूपांतरण हो रहा था, लेकिन आपने डीएनए को खत्म कर दिया, तो यार भाई साहब एस में नहीं बदल पाए। इसका मतलब अपन समझ गए कि एस है उसको कौन बदल रहा है, एस से एस का डीएनए वो आरएनए को किस में बदल रहा है, इस आर को एस में बदल रहा है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अपन टॉपिक चल रहा है रूपांतरित जीव के जीव रासायनिक लक्षण, यानी अपन जो रूपांतरण प्रयोग पढ़ा था उस रूपांतरण प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ग्रिफिथ के प्रयोग को। ये जो रूपांतरण प्रयोग था ग्रिफिथ का उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सिद्ध करते हैं कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो अपन इसको सिद्ध कर देंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अभी तो पूरी रूप से सिद्ध नहीं होगा, एक प्रयोग और आएगा, लेकिन जो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो एस थर्ड था, क्या था, एस थर्ड था जो स्मूथ था, वो क्या था आपको बताइए, उग्र था। कैसा था, उग्र था, और उसके कारण रोग उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था, चूहे को निमोनिया हो रहा था। आज अपन कह रहे हैं जो आर है वो अनुग्र था, उससे रोग नहीं उत्पन्न हो रहा था। एस थर्ड है उसको चूहे के अंदर मर्द प्रवेश करवाया, एस थर्ड को चूहे में मर्द प्रवेश करवाया। ठीक है, और 8 सेकंड है उसको जीवित प्रवेश करवाया। अब जो 8 सेकंड है उससे कोई ऐसा पदार्थ, ये जो एस थर्ड है उससे कोई ऐसा पदार्थ निकला जिसने 8 सेकंड को एस थर्ड में बदल दिया। ठीक है, तो अपन उस ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे पढ़ाते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था। ग्रिफिथ का प्रयोग कह रहा था उसको आगे बताते हैं। 3 वैज्ञानिक आए, एक का नाम था एवेरी, दूसरे का था मैक्लॉयड और तीसरा था मैककॉर्टी। ये 3 वैज्ञानिक आए थे, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककॉर्टी। इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 3 एंजाइम लिए। एक एंजाइम लिया प्रोटीएज, दूसरा एंजाइम लिया उन्होंने आरएनएज, और तीसरा उन्होंने लिया डीएनएज। 3 एंजाइम उन्होंने लिए। सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम लिया, फिर आरएनएज एंजाइम लिया, फिर डीएनएज एंजाइम लिया। ये क्या है, ये एस है जिससे रोग उत्पन्न होता है। उस एस के ऊपर उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम और आरएनएज एंजाइम डाला। इस एस और इस आर को क्या किया, चूहे के अंदर प्रवेश करवाया। इस एस और आर को चूहे के अंदर प्रवेश करवाया। चूहे के अंदर क्या हो गया, आर था, एस और आर को प्रवेश करवाया, तो चूहे के अंदर क्या हुआ, ये आर था, ये एस में बदल गया। क्या हुआ, एस में बदल गया। प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन है उसका पाचन कर लिया, आरएनएज एंजाइम ने आरएनए का पाचन कर लिया, लेकिन डीएनए का पाचन नहीं हुआ। और ये एस है वो किसमें बदल गया, आर के अंदर बदल गया। ठीक है, यानी कि आपने क्या देखा कि ये जो रोगजनक है, क्या है, रोगजनक है, वो रोगजनक अपन ने क्या देखा कि उस रोगजनक के अंदर अभी भी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कैसा था, सुरक्षित था। उस डीएनए को, आरएनए को, जो आर है उसको किस में परिवर्तित कर दिया, एस में। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये, जैसे डीएनएज एंजाइम है उसको डाला। डीएनएज एंजाइम को डालते डीएनए उसका पाचन हो गया, इसके अनुवांशिक पदार्थ का पाचन हो गया, एस का अनुवांशिक पदार्थ पाचित हो गया डीएनए। फिर उसके बाद एस और आर को साथ रखा। अब आर है वो एस में नहीं बदला, आर किस में नहीं बदला, यानी इसका जो पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है वो परिवर्तित, मतलब खत्म हो गया है डीएनए।
तो वो आर है वो एस में नहीं बदला, तो इसका मतलब डीएनए ही था जो रूपांतरण कर रहा था। डीएनए ही क्या कर रहा था, आर को किस में बदल रहा था, एस में बदल रहा था। अब ये आपको ध्यान रखना, एक लिखा हुआ आता है डीएनएस और एक लिखा हुआ आता है डीएनएस, ऐसे, ठीक है। तो अपने को बताना है इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी एक रज्जु की डीएनए, और ये डीएनए का मतलब एक एंजाइम है जो डीएनए का पाचन करता है। दोनों में अंतर है मेरे बच्चों। पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ, तो एक रज्जु की डीएनए, एक रज्जु की डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और इसका मतलब होता है एक एंजाइम जो डीएनए का पाचन करे, जो डीएनए का पाचन करे। ये अपने को ध्यान रखना। ये आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि डीएनए और इस डीएनए इसमें क्या फर्क है। इसमें यह फर्क है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए उसको कहा जाता है डीएनए एस, एस का मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और यहाँ एज लगा हुआ, एज आता है एंजाइम के पीछे, ऐसा एंजाइम जो डीएनए का पाचन करे। तो ये प्रयोग आपको ध्यान रखना है कि एवेरी मैकलॉयड और मैककॉर्टी ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि प्रोटीन है, वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इन्होंने प्रोटीज एंजाइम डाला और उसका प्रोटीन पाचित हो गया, लेकिन रूपांतरण वैसे के वैसे हुआ। फिर इन्होंने आरएनए एंजाइम डाला, इसका आरएनए नष्ट हो गया, लेकिन रूपांतरण वैसे के वैसे हुआ। लेकिन जैसे इन्होंने डीएनए एंजाइम डाला, डीएनए का पाचन हो गया, रूपांतरण रुक गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रिफिथ ने जो कहा था कि रूपांतरण होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है डीएनए। कौन होता है? तो रूपांतरण के लिए डीएनए होता है और डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, उसमें अपन डीएनए की संरचना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तुम उस डीएनए की संरचना है उसको आराम से, एक मॉडल है उस मॉडल से याद कर सकते हो। उस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसको अपन कह रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसका नाम था डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडली संरचना मॉडल। ये द्विकुंडली जो मॉडल है ये दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, वाटसन और क्रिक ने एक दो वैज्ञानिक थे उनकी मदद की थी। एक का नाम था विल्किंसन और एक का नाम था फ्रैंकलिन। विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने एक तकनीक है उसका नाम है एक्स-रे विवर्तन तकनीक। इन दोनों वैज्ञानिकों डीएनए की संरचना है उसको एक्स-रे विवर्तन तकनीक है, उस तकनीक की सहायता से डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडली मॉडल है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। उसके बाद आप बताओगे इन्होंने सहायता किसकी ली थी, विल्किंसन और फ्रैंकलिन की ली थी, ठीक है। अब ये द्विकुंडली संरचना मॉडल है, इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स है उनको आपको याद करना है, 3-4 पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, उसमें क्वेश्चन बनता है। इन्होंने ये बताया था कि डीएनए द्विरज्जु की संरचना होती है। डीएनए की कैसी संरचना होती है, डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी डीएनए में 2 रज्जु पाए जाते हैं। डीएनए में कितने रज्जु होते हैं, 2 रज्जु होते हैं, ठीक है। इट मीन 2 स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया था डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। दोनों स्ट्रैंड किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, डीएनए में 2 रज्जु होते हैं, यानी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि जो डीएनए है उस डीएनए के ये जो रज्जुक है, इन रज्जुक का आधार किसका बना होता है, आधार बना होता है शर्करा और फॉस्फेट का। शर्करा और फॉस्फेट है उसका बना होता है आधार, और इसके अंदर से कुछ संरचनाएं निकलती हैं, कुछ प्रक्षेपी संरचनाएं निकलती हैं, उनको कहा जाता है नाइट्रोजन क्षारक, ठीक है। नाइट्रोजन क्षारक। इन्होंने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वो एक्चुअल में बी डीएनए था, दक्षिणावर्त कुंडली डीएनए था। इन्होंने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वो बी डीएनए था, यानी ये दक्षिणावर्त कुंडली डीएनए है उसका अध्ययन किया था, ठीक है।
डीएनए 4 मॉडल होते हैं, लेकिन अपने को एक ही याद रखना है, वाटसन और क्रिक ने कौन से डीएनए का अध्ययन किया था? बी डीएनए, ये दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, उस डीएनए का अध्ययन किया था। इन्होंने सबसे पहले देखा ये डीएनए है, उसमें 2 रज्जुक होते हैं। कितने रज्जुक होते हैं? 2 रज्जुक। दोनों रज्जुक किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया था कि 2 रज्जुक होते हैं और दोनों रज्जुक होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये इसका आधार है। ये क्या है? आधार है। आधार किसका बना होता है? शर्करा और फॉस्फेट का। आधार किसका बना होता है? शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट। तो आधार किसका बना हुआ है? ये आधार बना हुआ है शर्करा और फॉस्फेट का, शर्करा और फॉस्फेट का। फिर इसके भीतर की ओर क्या प्रक्षेपी होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक। इसके भीतर की ओर कौन प्रक्षेपी होता है? नाइट्रोजन क्षारक प्रक्षेपी होते हैं। ठीक है, ये एक रज्जुक, ये दूसरा रज्जुक है, इसके भीतर की ओर क्या है? नाइट्रोजन क्षारक है। इसके भीतर की ओर क्या है? नाइट्रोजन क्षारक है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? इसके भीतर की ओर नाइट्रोजन क्षारक है, ये ध्यान रखना है। तो आधार किसका बना हुआ है? आधार बना हुआ है रज्जुक है, उन रज्जुक का आधार बना हुआ है शर्करा और फॉस्फेट का, और अंदर की ओर क्या प्रक्षेपित है? नाइट्रोजन क्षारक। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट ये कहा था कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं। यानी अगर आपको एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक पता हो, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो आप दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों का पता कर सकते हो। एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन और एडेनिन के सामने थाइमिन। ये इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया था कि ये क्या होती है। अगर आपको एक श्रृंखला है उसके बारे में पता हो तो आप दूसरी श्रृंखला पता कर सकते हो, ये संपूरक होते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। फिर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब इन्होंने एक पॉइंट और बताया था बच्चों कि ये दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं, वो ध्रुवता प्रदर्शित करती हैं। वो क्या प्रदर्शित करती हैं? जो ध्रुवता है उसको प्रदर्शित करती हैं, यानी एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं? प्रति समांतर होती हैं। ठीक है, यानी एक का 5वां किनारा है 5 से 3 दिशा में, दूसरी क्या होगी? 3 से 5 दिशा में होगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति ध्रुवता प्रदर्शित करती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये इन्होंने पॉइंट्स बताए थे। फिर इन्होंने एक पॉइंट और कहा था कि जो ये कुंडलन है, ये कुंडलन है। ठीक है, ये कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये कुंडलन में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और 2 नाइट्रोजन क्षारक के बीच में, जैसे एक नाइट्रोजन क्षारक है और दूसरा नाइट्रोजन क्षारक है, इसके बीच में 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। और 10 जोड़ी नाइट्रोजन के बीच में 3.4, यानी इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है एक कुंडलन की। कितनी होती है? इसका पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने बच्चों। डीएनए का जैसे ही आपको डबल हेलिक्स मॉडल पूछा जाए, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है 4 नंबर का कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना है, उसको चित्र बनाकर या मॉडल बनाकर समझाओ। ये सवाल काफी बार परीक्षा में आ चुका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल समझाओ। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले तो ये मॉडल दिया किसने था? वाटसन क्रिक ने दिया था, और इस विल्किंसन तीनों को मिलाकर 1962 में एक नोबेल प्राइज मिला था इस क्रिया के लिए इनको। इन्होंने डीएनए की पूरी संरचना है उसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या है, एक्सरे विवर्तन तकनीक है, उससे जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को एकत्रित किया, और इन्होंने वाटसन और क्रिक ने मॉडल दे दिया। अब ये डीएनए का जो मॉडल है उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स आपको 4-5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डीएनए की द्विरज्जु की संरचना होती है, यानी 2 रज्जुक होते हैं। दोनों रज्जुक होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब अपन कहते हैं डीएनए का जो आधार है, इन रज्जुक का जो आधार है वो शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है, और इसके भीतर की ओर क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक प्रक्षेपी होते हैं। अब अपन कह रहे हैं
कि एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। यानी प्यूरिन से पिरामिडिन जुड़ा होता है। प्यूरिन से सदैव कौन जुड़ता है? पिरामिडिन जुड़ा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि डीएनए के जो एक रज्जुक है, एक रज्जुक होता है, दूसरा रज्जुक होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति ध्रुवता दर्शाते हैं, प्रति समांतर होते हैं। एक 5 से 3 दिशा में, एक 3 से 5 दिशा में। अब एक अपन कुंडलन की बात कर रहे हैं, एक कुंडलन में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर की। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अपन ये कुंडलन के ये टोटल दूरी 3.4 है, तो 10 नाइट्रोजन क्षारक है, तो 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी है? 0.34 नैनोमीटर है। ये ध्यान रखना।